क्या लिखवाया था मैंने? देखो आप, तो इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले द टर्म वर्किंग कैपिटल मींस, देखो आप, द टर्म वर्किंग कैपिटल मींस, वर्किंग कैपिटल मींस कैपिटल needed to work. The term working capital means capital needed to work. मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो काम करने के लिए चाहिए, है ना? इट मीन्स कैपिटल नीडेड ऑन डे टू डे बेसिस and is calculated as difference between current asset and current liability, and is calculated as difference between current asset and current liability. अच्छा, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको करंट एसेट का तो मतलब पता है, करंट एसेट का मतलब क्या होता है ना? ठीक है ना? मतलब ऐसे एसेट जिनका पेमेंट जिनका जो अपने को कितने टाइम में रिलीज हो जाते हैं? 12 महीने के अंदर। और करंट लाइबिलिटी मतलब जिनको पेमेंट अपने को 12 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेनली इंक्लूड्स, द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेनली इंक्लूड्स। अब क्या क्या अपन लोग कवर कर रहे हैं इसके अंदर? तो पहला लिखो आप, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सेकंड लिखो, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। मतलब ये सब अलग अलग चैप्टर्स है ना बेटा? फिर लिखो, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। डेटर्स को आप रिसीवेबल भी बोल सकते हो, है ना? डेटर्स और रिसीवेबल एक ही बात है। मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, स्टॉक कह दो इन्वेंट्री। फिर मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। फिर लिखो फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब ये कुछ चीजें अपन लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ना, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे चैप्टर अपन वन बाय वन पढ़ेंगे इस वर्किंग कैपिटल के अंदर। बस मैंने आपको एक बताया कि स्टॉक जो है ना, ये वाला चैप्टर अपन कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, इन्वेंट्री वाला, है ना? ठीक है ना? तो देखो वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटा? अब पहला चैप्टर जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। द फर्स्ट चैप्टर दैट विल स्टार्ट, वी स्टार्ट द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। तो अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। टू रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ डेटर, और उसमें लिखो रिसीवेबल। नाउ डू यू मीन बाय वर्ड डेटर्स? मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटर? और आप एक चीज सोचो, डेटर मैनेजमेंट में क्या सीखेंगे हम लोग? मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटर्स, और ये सोचो डेटर मैनेजमेंट में क्या सीखेंगे हम लोग? मतलब दिमाग लगाओ, क्या सीख सकते हैं डेटर मैनेजमेंट में हम लोग? पैसे कैसे मंगवाने और कब मंगवाने। अच्छा, बैड डेट मतलब देखो, डेटर मैनेजमेंट में अगर अपन थॉट दें तो क्या होगा? डेटर मतलब ऐसे लोग जिनसे हम पैसा मांगते हैं। ठीक है? अब अगर मैं बोलता हूं ऐसे लोग जिनसे हम मनी डिमांड करते हैं, और मान लो आपने कोई सेल करी, अच्छा सेल कैश पे करी तो डेटर हो गएंगे? नहीं।
मतलब सेल, अगर आप सेल किस पे करोगे तभी डेटर होंगे, वरना डेटर होंगे ही नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेटर मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या सीख सकते हैं? तो हम ये सीख सकते हैं, मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिट की सेल अगर मैं पीरियड बढ़ा दूं, आज जैसे मान लो, अज्यूम करो मैं सामान बेचता हूँ और लेट से मैं बोलता हूँ भैया आपको पेमेंट 30 डेज के अंदर करना होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल कितने दिन में पेमेंट करना है आपको? मैंने अगर आज सामान बेचा तो आप अगले 30 दिन में मेरे को पेमेंट कर देना। और मान लो अगर मैं बोलता हूँ 30 की बजाय लेट से मैं क्रेडिट पीरियड 60 दिन कर दूंगा, तो बताओ जहां मैं 30 दिन का क्रेडिट दे रहा था और उसकी बजाय अगर मैं 60 दिन का क्रेडिट कर दूंगा, तो क्या मेरी सेल पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा क्या होगा, क्या सेल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। तो आप ऐसा कह सकते हो फिर, जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहां अगर मैं सेल करता था, 30 दिन का क्रेडिट देता था, 1000 यूनिट बेचता था, 60 दिन का क्रेडिट दिया, मान लो 1500 यूनिट बेचता हूँ। मैंने कहा मान लो क्रेडिट पीरियड और बढ़ा दें, लेट से क्रेडिट पीरियड 90 डेज कर दें, मेरी सेल होती है लेट से 2500 यूनिट की। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जैसे जैसे मैं उधारी का समय बढ़ाता जा रहा हूँ, क्या बढ़ती जा रही है मेरी सेल। अभी सोचो मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि मैं इमीडिएट पेमेंट लूंगा तुमसे, तो हो सकता है जहाँ 10 बच्चे आ रहे हैं वहाँ 6 रह जाए। और मैं ऐसा बोलूँ मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, या मान लो मैं बोलूँ मैं आराम से पढ़ो, 6 महीने बाद पैसे देना, पैसा ही 6 महीने बाद देना। तो पता चले जहाँ 6 बच्चे थे वहाँ स्ट्रेंथ हो गई 50 बच्चों की। और मैंने कहा यार ये बढ़िया तरीका है, ये काम करो। और सोचो अगर मैं बोलूँ कि 1 साल बाद पैसे देना, तो ये मान लो बच्चे हो जाए 80, और बोलो पैसे देना ही मत, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अभी बच्चे हो गए मान लो 150, तो दिख तो रहा है कि स्ट्रेंथ तो बढ़ती जा रही है। बट मेरे को एक बात बताओ, ये स्ट्रेंथ कुछ काम की है क्या? अभी सोचो आप क्रेडिट पीरियड बढ़ाते जा रहे हो, आपने कहा 30 दिन में क्रेडिट दो, आपके 1000 यूनिट बिक रहे थे। आपने कहा 60 दिन का क्रेडिट दो, आपके 1500 यूनिट बिक रहे हैं। आपने कहा 90 दिन का क्रेडिट दो, आपके 2000 यूनिट बिक रहे हैं। आपने कहा एक काम करो यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जितना क्रेडिट पीरियड हुआ उतनी सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका क्रेडिट बढ़ाते जाओ। तो आपने कहा एक काम करो, 150 दिन क्रेडिट देंगे तो आदमी बोलता है मैं 5000 यूनिट खरीद लूंगा, तो एक काम कर 150 दिन क्रेडिट ले। अब बताओ ऐसा बिजनेस कुछ यूज का है क्या? क्या दिक्कत आएगी भाभी बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट है कैश नहीं आएगा। अच्छा किसका रिस्क बढ़ेगा? आप जितना क्रेडिट बढ़ाओगे सेलर, बट मतलब जितना क्रेडिट बढ़ाओगे आपका क्या बढ़ता जाएगा? बैड डेट का परसेंटेज बढ़ेगा ना। भाई ऐसा सेल करने का मतलब ही क्या है? बुक्स में तो खुश हो रहे हो, तो होता है नहीं, लोग शेयर मार्केट देखते हैं और बोलते हैं शेयर मार्केट पैसा नहीं कमा सकते, और ऐसा होता है ना, बुक्स में तो अपन देख रहे हैं पैसा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बट जब तक रियलाइज नहीं करोगे तो पैसे का मतलब क्या है? मैंने आज देखा मेरे स्टॉक का भाव था मान लो 700 रुपये का भाव, लेट से 1000 रुपये हो गया, बड़ा खुश हुआ, रहा मेरा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। ठीक है ना, मैं बड़ा खुश हुआ। अभी हुआ लास्ट बैच के अंदर एक दो बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, बोले शेयर मार्केट का काम करेंगे सर, पढ़ने लिखने से ज़्यादा नहीं कमाते हम, तो शेयर मार्केट ज़्यादा कमाएंगे। था एक वो, कौन अपने बैच में आता था, मानस, जो उससे मैंने एक दिन पूछा क्या कर रहा है, वो शेयर मार्केट कर रहा हूँ मैं आजकल से, वहाँ ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सीएमएन सीए करके तो क्या ही होना है। मैंने कहा ये बात सही है तेरी। उससे आप पूछो तो बेचारा कोई पानी भी नहीं मांगेगा, आप पूछो तो उससे। और मैं तुमको बता रहा हूँ, मतलब मैं इकोनॉमी को थोड़ा अभी कुछ दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ मार्केट को, तो ये तो मार्केट का वैसे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। मतलब मार्केट, मतलब ऐसा बताते हैं कि 2025 के अंदर मार्केट लोगों को खून के आंसू रुला देगा। लोगों ने क्या किया, लिवरेज पे ले लेके पैसा डाल रखा है मार्केट में, मतलब उधार लिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना अच्छा रिटर्न दिया ना भाई। औने पौने स्टॉक जो 10 10 रुपए के स्टॉक थे वो 100 रुपए पहुंच गए, जिनकी बैलेंस शीट में पूरी लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज चल रही है, असेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, और लोगों ने लिवरेज ले लेके पैसा लगाया तो 100% रिटर्न कमाया। और अब जो होगा ना, मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो मरण हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो वही चीज आप समझो कि आप अगर क्रेडिट बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, आपको दिख तो रहा है सेल बढ़ रही है, बट ये सेल तो बुक्स की सेल है ना, उसके कैश कैसे? अच्छा सेल बढ़ेगी तो आपका जीपी भी बढ़ेगा, और जीपी बढ़ेगा तो आपका अल्टीमेट नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो बुक्स में तो दिख रहा है नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट साथ में डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, और डेटर बढ़ेंगे तो साथ में किसका रिस्क बढ़ता जाएगा आपका? तो आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा सबसे ऑप्टिमम पॉलिसी कौन सी। अच्छा एक और दिक्कत क्या होती है, जैसे मेरे को एक बात बताओ, आज मान लो मैंने किसी कस्टमर को 150 दिन का क्रेडिट दे दिया,
और एक लेट से मैंने 60 दिन का क्रेडिट दिया। आप एक चीज समझो, आज जैसे मान लो अज्यूम करो मेरा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, और रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है और मेरे पास एनी हाउ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम कभी कपड़े खरीदने जाते हो, अपन कभी कपड़े खरीदने जाते हैं, अपन उसको बोलते हैं भैया कपड़े बताओ, उसने लेट से आप शर्ट खरीदने गए, एक शर्ट की कॉस्ट है मान लो 1000 रुपए की, आप बोलोगे भैया मेरे को तो, अच्छा वो मान लो 3 पीस ही रख दे तुम्हारे सामने ला करके, या इन तीनों में से फाइनल कर लो, बोलो है हमको तो और दिखाओ, होता है ना ऐसे टेंडेंसी की, और दिखाओ। अब मान लो उसने लेट से 3 की जगह लेट से तुम्हारे सामने 10 पीस रखे, तब भी तुमको समझ में नहीं आया, तो बोलोगे भाई और दिखाओ ना यार। उसने मान लो 30 पीस खोल दिए, तब तुमको भी समझ में नहीं आया, तो भाई और है क्या आपके पास में, तो आदमी सर पकड़ लेता है, तो उसको चाहिए क्या, बोले कि आपका तो एक सिंपल एक शर्ट लेना है, बट इमेजिन करो वो जो बिजनेस कर रहा है, उसको कितना बड़ा स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है आपके एक शर्ट के लिए, और अगर मान लो वो सिर्फ 3 पीस दिखा देगा तुमको, क्या तुम बाइंग करोगे क्या, नहीं करोगे, भले पसंद भी आएगा तो ही बोलोगे नहीं यार अपन और कहीं देख लेते हैं, ऐसा होता है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपने 3 शर्ट चलो खरीद भी लिए, उसने 30 शर्ट बताया, उसमें से आपने 3 शर्ट परचेज कर लिए, लेकिन आपने कहा भैया मैं तो परचेज किस पे करूंगा, क्रेडिट पे, मैं उधार पे खरीदूंगा। अब बेचारा और परेशान, कि आप 30 में से 3 शर्ट ले गए, ऐसे आपके जैसे मान लो दिन के 5 कस्टमर आए, और 5 कस्टमर कितने शर्ट लेके गए, मतलब उसके पास कितने शर्ट खत्म हो गए, और प्रॉब्लम है क्रेडिट पे नहीं देवे तो सामान बिके नहीं, भाई बिजनेस में तो क्रेडिट सबसे पहले देना पड़ता है, आप क्रेडिट पे नहीं दोगे सामान बिकेगा ही नहीं। अब आपने दे दिया लेट से क्रेडिट पे, अब इमेजिन करो लेट से आज दिन है 18 फरवरी का, मान लो कल तुम गए थे उसकी शॉप पे 17 फरवरी को, तुम जाकर के 15 शर्ट खरीद लाए उसकी शॉप से, दिन भर के 15 शर्ट निकल गए, अब उसके पास 30 शर्ट का स्टॉक था, बताओ कितने शर्ट रह गए। अब बताओ 18, अब तुमने बोला हम पेमेंट कितने दिन बाद करेंगे, आपने कहा भैया मैं 30 दिन बाद ही पेमेंट कर पाऊंगा, और आप रेगुलर कस्टमर हो तो मना भी नहीं कर पाया यार, 30 दिन बाद पैसा दे देगा आदमी, सेल तो हो ही रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने बोला हम 30 दिन बाद पेमेंट करेंगे, क्या 18 तारीख को दुकान बंद कर देगा। अच्छा मान लो 18 तारीख को और कोई कस्टमर गए, वो 10 एक शर्ट और ले आए, उन्होंने कहा भैया हम 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, उसके पास शर्ट कितने थे, 30, तुम कितने उधार पे लेके चले गए, अगले दिन कितने और उधार पे चले गए, अब स्टॉक कितने का बचा। अब पता चला 18 फरवरी को शाम को उसका स्टॉक कितने का पड़ा है, 5 शर्ट का। जब 19 फरवरी को दुकान खुली, मान लो अपने भव्य गया 19 फरवरी को, बोले शर्ट खरीदना है मेरे को, अब भव्य ने कहा भैया शर्ट बताओ, उन्होंने भैया 5 शर्ट ही बचे हैं मेरे पास, बोला 5 में से दे लूंगा, कम से कम 25-30 शर्ट तो दिखाओ मेरे को। अब उसने कहा भैया कल जो लोग आए थे आपके दोस्त वो उधार पे ले गए शर्ट, अब वो 15 में पैसे देंगे, वो पैसा आएगा तब मैं स्टॉक रिफिल करूंगा, और तब मैं आपको 30 शर्ट दिखा पाऊंगा। अब मान लो कस्टमर ऐसा बोले, या दुकानदार ऐसा बोले कि यार भैया 17 और 18 तारीख को क्या हुआ था, कुछ सामान उधार पे बिक गया था, और उधार पे 15 शर्ट गए थे और इधर 10 शर्ट गए थे, टोटल कितने उधार पे चले गए थे, 25 शर्ट, और आप आज आए हो तो आज मेरे पास कितने शर्ट है, सिर्फ 5 शर्ट। अब ये अब भाई बिजनेस तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, अब आज 5 शर्ट है तो आप एक काम करो भैया 15 दिन वेट करो, क्योंकि आपके कोई दोस्त लोग आए थे, उन्होंने बोला 15 का पैसा देंगे, वो जैसा पैसा देंगे मैं मार्केट जाके माल खरीदूंगा, और तब आपको मैं सामान दिखा दूंगा। तो बोले ये क्या पागलपंती वाली बात, बोले मतलब मैं 15 दिन वेट कर तुम्हारे शर्ट खरीदने के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, 19 तारीख को उसको अब स्टॉक तो रिफिल करना पड़ेगा ना, भाई वो ऐसा थोड़ा ना कर सकता उधार पे गया तो स्टॉक रिफिल ही नहीं करे। एग्री करते हो ना भाई, बिजनेस तो ऐसे ही चलेगा ना। आज मान लो मेरा एलईडी का बिजनेस है, ये टीवी का बिजनेस है, 10 टीवी उधार पे बिक गए, तो क्या मेरी दुकान पे स्टॉक जीरो कर दूंगा क्या मैं फिर, कि वो 10 टीवी का जब पैसा आएगा मैं वापस पैसा डालूंगा फिर लाऊंगा, तो मतलब आप बीच में कुछ टाइम तो ऐसा है जैसे आप धंधा कर ही नहीं रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अल्टीमेट मेरे को एक बात बताओ, जब आपने क्रेडिट पे सामान दिया तो वो तो पैसा दे नहीं रहे आपका, तो आपको एक बार तो धंधे में पैसा डालना पड़ेगा ना, तो धंधे में पैसा डालोगे कैसे, सिंपल सी बात है, बैंक से सीसी कराओगे। भाई आज तो मेरे को एक बात बताओ, जितने दुकान में दूंगा मार्केट में दुकानें दिख रही है, ये खुद का पैसा थोड़ी ना डालते जा करके, ये सब किस पे चलते हैं, बैंक की, या तो सीसी या फिर, और बैंक ओवरड्राफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता है हम क्रेडिट दे रहे हैं, तो क्रेडिट में जो अपनी प्राइस सेट करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑलरेडी ऐड करके ही सेट करते हैं प्राइस, इनको पता है ना एक बार तो स्टॉक रिफिल करना ही पड़ेगा ना हमको,
और स्टॉक रिफिल करेंगे तो आपको बैंक से पैसा लेना पड़ेगा, और बैंक से पैसा लेंगे तो उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अब प्रॉब्लम कब आती है? अभी तुम देखो विंटर सीजन था अभी, जो मेरा एक फ्रेंड है कपड़े की दुकान है, उससे बात कर रहा था, बोले यार इस बार विंटर सीजन चला ही नहीं। आप देखो 10-12 जनवरी के आसपास तो गर्मी आ गई थी इस बार, और फरवरी के अंदर तो अब ऐसा नीड आ गया, हो सकता है 5-7-10 दिन में तो एसी की जरूरत पड़ जाए। तो मेरे को एक बात बताओ, उन लोगों ने बाइंग तो सब लोगों ने क्या किया? बाइंग तो सब लोगों ने कब कर ली थी? वैसे तो दिसंबर में सर्दी आएगी, सर्दी जिस दिन पड़ेगी उस दिन सामान खरीदेंगे। अब सितंबर में बाइंग कर ली विंटर का स्टॉक, और विंटर अच्छी पड़ती कब है? विंटर तो दिसंबर जनवरी फरवरी, यही तो 3 महीने होते हैं विंटर अच्छी पड़ने के। अब मान लो जनवरी 10 जनवरी के बाद लेट से गर्मी पड़ना चालू हो गई, और मान लो अब अगर ठंड भी आ जाए कल से, मान लो कल से ठंड भी आ जाए, तो क्या विंटर परचेज करोगे क्या? अब बोलो अब यार आज ठंड आ गई तो विंटर अब खरीदोगे क्या? नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, उस बंदे का जो स्टॉक था, उन लोगों ने बाइंग की थी मान लो 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख में से मान लो 15 लाख का सामान बच गया। अब क्या है, सामान को फेंक देंगे? अब कब ले जाना पड़ेगा? बोले अगले सीजन में चलाएंगे। और अगले सीजन में चलाने के लिए पूरे साल मेंटेन करना पड़ेगा ना स्टॉक। तो स्टॉक मेंटेन करना कितना भारी काम है 15 लाख का? अब स्टॉक मेंटेन करना है, चूहे भी होंगे दुकान में, मान लो आग लग जाए, बारिश आ जाए, खराब हो जाए। अब मान लो अगले साल तुम लेने गए और लेट से उसमें छोटा सा एक छेद हो गया, लोगे क्या आप? ये बोले कि नहीं लेंगे ना। तो आप एक चीज इमेजिन करो, इतना पैसा जो आपका ब्लॉक हुआ वो आएगा कहां से? और बैंक उस पर क्या चार्ज करेगा? तो आप जब भी डेटर्स को उधार दोगे, आपको सबसे बड़ा पॉइंट दो चीज समझना पड़ेगा। द मोर टाइम यू विल गिव क्रेडिट, आपके ऊपर एक तो किसकी कॉस्ट बढ़ेगी और किसका रिस्क बढ़ेगा। अच्छा, एक होता है कलेक्शन भी अपने को टफ हो जाता है। अब मान लो कलेक्शन के लिए कोई रिसोर्स इन्वॉल्व करना पड़ता है, होते हैं रिकवरी एजेंट्स, बैंक इन्वॉल्व करते हैं, पैसा नहीं आता है। अब मान लो आपने उधार ले लिया बैंक से और पैसा रिकवरी नहीं होगा, तो क्या करते हैं बैंक बताओ? अच्छा कोलेटरल लगा वो तो सीज कर लेते हैं, बट डायरेक्ट कोलेटरल सीज करेंगे क्या? पहला स्टेप क्या होगा? डायरेक्ट ऐसा आपने पैसा नहीं दिया, प्रॉपर्टी बेचो सामने वाले की। पहले बैंक से आदमी आता है, बैंक से आदमी आएगा तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है ना। बैंक से आदमी आएगा, लॉयर हायर करेंगे, तो सब कलेक्शन कॉस्ट है ना। और बैंक क्या करता है पता है? रिकवरी टीम बनाता है। एक तो कौन सी रिकवरी टीम होती है बैंक की? ये बैंक के अंदर तुम देखना कभी जब तुम आर्टिकलशिप करोगे तुम सीखोगे तुम सब चीजें। सॉफ्ट रिकवरी टीम होती है, मतलब जो क्रेडिट में काम करते हैं। बैंक ने से टीम बना रखी है सॉफ्ट रिकवरी, मतलब बैंक के खुद के लोग। तुम्हें क्रेडिट कार्ड का बिल मत दो, 15 दिन मत दो, तुमको फोन कर करके परेशान कर देंगे। एक नहीं 50 नंबर से फोन आ जाएंगे, तुम पागल हो जाओगे यार, पेमेंट करो खत्म करो। और अगर उससे भी तुम बाज नहीं आए, तो बैंक पता है फिर कौन सी रिकवरी करता है? हार्ड रिकवरी। उसमें मुस्टंडे होते हैं, बड़े हट्टे कट्टे जवान होते हैं, घर आके बैठ जाएंगे। ऐसा हुआ है सच में। नेता लोग हैं ऐसे, दुर्गावंशी में मकान था, नहीं दिया पैसा, घर आके बैठ जाते थे पूरे दिन। आप जाओगे आपके घर के बाहर बैठ जाएंगे, और वो इतने, और बैंक हायर करता है उनको, बिल्कुल नकटे लोग, जिनको आप कुछ भी बोल दो, मतलब बिल्कुल उठाई करे लोग हो। बैंक हायर करके रखता है, भैया पैसा रिकवरी करके लाना है। और कमीशन देता है बैंक। मान लो 10 लाख का लोन है, उसको बोलेंगे तो रिकवरी करके लाया, तेरे को 3% ब्याज मिलेगा, या 3% इंसेंटिव मिलेगा। तो 10 लाख का 3%, 30,000 मिल जाएंगे मेरे को, बढ़ जाएगा घर आकर के वो। तो ये सब क्या होता है? कलेक्शन कॉस्ट होती है, इन सब की कॉस्ट होती है। तो अब मेरे को बताओ, जितना क्रेडिट बढ़ाओगे उतना ये कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। तो डेटर मैनेजमेंट में अपने को क्या करना है? ये डिसाइड करना है कि अपना पैसा कितने टाइम, मतलब आपको क्वेश्चन किस पैटर्न के मिलेंगे, आपको 3-4 क्रेडिट पॉलिसी गिवन होगी, उसमें से आपको बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी सेलेक्ट करनी है कि यार कंपनी को 30 दिन देना है, 60 दिन देना है, 90 दिन देना है। और सब एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन मतलब भैया 30 दिन दोगे, जितना कम क्रेडिट होगा उतना बैड डेप का चांस कम होगा, जितना ज्यादा क्रेडिट होगा उतना बैड डेप का चांस ज्यादा होगा। तो एस्टिमेट करोगे कि यार 90 दिन अगर मैं क्रेडिट देता हूँ तो लेट से 2% बैड डेप होता है, 30 दिन क्रेडिट देता हूँ मान लो 1% बैड डेप होता है, ठीक है ना। बट अगर 90 दिन क्रेडिट दिया और सेल बढ़ रही है, तो हो सकता है उससे मार्जिन अच्छा रिकवरी हो जाए, तो बैड डेप का लॉस भी कवर कर ले वो। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? कंपनी को क्रेडिट पॉलिसी क्या इन्वॉल्व करनी है। आई बात समझ में? ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है। आपको मेन 2-3 चीजें समझनी है, बैड डेप, इंटरेस्ट की कॉस्ट और कलेक्शन कॉस्ट। इन 3 चीजों को ध्यान रखते हुए अपन डिसाइड करेंगे। तो लगाओ हेडिंग मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। लिखो आप, डेटर्स मींस, लिखो आप, डेटर्स मींस person to whom goods are sold
ऑन क्रेडिट, मतलब डेटर मतलब ऐसे लोग जिनको सामान किस पे बेचा, उधार पे. एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटर मीन्स management of debtor means deciding the credit policy, deciding the credit policy for effective management of debtors, मतलब क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करना. देखो, while deciding the credit policy, following factors, while deciding the credit policy, following factors are generally considered, मतलब ये फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं. तो लिखो फर्स्ट, बैड डेब्ट्स, collection cost and interest cost of investment in debtors. ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करते हैं बेटा, ये तीन फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे. पहला कॉस्ट बैड डेब्ट कॉस्ट, सेकंड अपनी कलेक्शन की कॉस्ट, और तीसरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है जितना डेटर में इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, ये लिख लिया, इसमें कोई डाउट? अच्छा, तभी तो अपन देखते हैं बहुत सी बार अपन बल्क बाइंग करते हैं और सामने वाले को बोलते हैं मैं इंस्टेंट पेमेंट करूंगा, तो जनरली क्या मिलते हैं आपको? कैश डिस्काउंट्स मिलते हैं, क्योंकि उसको बैंक ओडी लेना ही नहीं पड़ेगा आपके पैसों के लिए. मेरी बात समझे आप? भाई आज मान लो आप बहुत से देखते हो स्कूल्स के अंदर, आप बोलो मैं पूरी फीस एक साथ दूंगा तो 5% डिस्काउंट देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उतना आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी ना आपकी. वरना आप अगर पैसे नहीं दोगे तो एक बार इंटरेस्ट पे लेना पड़ेगा पैसा मेरे को. गेटिंग माय पॉइंट? तो सीडी जनरली कब मिलेंगे? जब आप इंस्टेंट पेमेंट्स करोगे. या आप बोलो भैया 5 दिन में पेमेंट करूंगा, तो आदमी कुछ बेनिफिट दे सकता है आपको कि पेमेंट फटाफट आ रहा है. ठीक है, अब नोट करके लिखो नीचे, लिखो द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बिजनेस इज जनरली रिटन एज. तो क्रेडिट पॉलिसी लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब आपको क्वेश्चंस में कैसे मिलेगा वो ध्यान देना. जैसे मान लो ऐसा लिखा है 2/10 नेट 60, मान लो ऐसा लिखा हुआ है. क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बिजनेस इज जनरली कोटेड एज, मान लो क्रेडिट पॉलिसी इस तरह लिखा है 2/10 नेट 60. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2/10 नेट 60? इसका मतलब क्या होता है समझना सब लोग. देखो, इसका मतलब ये होता है, इस वर्ड का आपको क्वेश्चन जब जाएंगे ना तो ऐसे आपको टर्म्स मिलेंगे काफी बार. इसका मतलब क्या होता है, 2% का डिस्काउंट मिलेगा इफ पेमेंट इज मेड, अभी तुम समझ लो सिर्फ, इन 10 days. मतलब क्या है पहले समझो, नोटिंग बाद में. 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट कितने दिन में कर दोगे? 10 दिन में. और अगर बिना डिस्काउंट काम करना है, मतलब बिना डिस्काउंट आपको, तो कितने दिन में पेमेंट करना है आपको? तो 2/10 नेट 60 का मतलब क्या हुआ? 2% डिस्काउंट विल बी गिवन if the payment is made in 10 days. Otherwise, normal credit period allowed, but in 60 days you will not be getting any discount. मतलब 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 10 दिन में करोगे, वरना 60 दिन में करोगे तो कोई डिस्काउंट. अच्छा, मान लो ऐसा लिखा है 0/10 नेट 30, बोलो इसका मतलब क्या हुआ?
0% डिस्काउंट भले आप 10 दिन में करो या 30 दिन में करो। आई बात समझ में? तो 2/10 नेट 60 समझ आया। 2% डिस्काउंट अगर पेमेंट कितने दिन में करेंगे, वरना बिना डिस्काउंट कितना होगा? तो लिखो आप, इसका मतलब लिख लो। 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इन 10 डेज एंड विदाउट डिस्काउंट 60 दिन में पेमेंट करना है। बोलो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? 2% डिस्काउंट अगर पेमेंट 10 दिन में करेंगे, वरना नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अलाउड कितना है? 60 दिन का। 0/10 नेट 30 मतलब क्या है? 0% डिस्काउंट। इफ पेड इन 10 डेज और 30 डेज। 10 दिन में करो या 30 दिन में, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब ये नोट में पॉइंट नंबर 1 करके लिखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं जो आपको अभी इस चैप्टर में काफी काम आने वाले हैं ना। अब लिखो सेकंड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड? एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमको पैसा कलेक्ट करने में कितना समय लगता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या होता है? द टाइम टेकन टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो लिखो आप, इट इज द टाइम टेकन टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। मतलब पैसा रिकवरी करने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या है, कि हमारा पैसा रिकवरी करने में हमको कितना समय लगेगा, वो होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड तुमने कहीं पहले सुना है वर्ड? रेशियो में डेटर टर्नओवर रेशियो पढ़ते थे, ध्यान है? टर्नओवर रेशियो पढ़ते थे अपन लोग, जहां डेटर का टर्नओवर रेशियो पढ़ा था वहां एवरेज कलेक्शन पीरियड आता था। अभी मेरे को है ना एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। मैं ऐसा बोलता हूं, मान लो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड, सुनना ध्यान से बेटा, मान लो मैंने बोला 1 महीने का है। मतलब बताओ मैं डेटर से जनरली कितने टाइम में पैसा कलेक्ट कर लेता हूँ? तो मेरे को बताओ मैं साल में कितनी बार डेटर से कलेक्शन करता हूंगा? मतलब टर्नओवर रेशियो बढ़ा है भाई, टर्नओवर रेशियो क्या है मेरा? अच्छा, अगर मान लो मैं कहता हूं मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड लेट से 3 महीने का है, तो आप बताओ आपका टर्नओवर रेशियो कितना है? मतलब डेटर साल भर 4 बार आप डेटर से पैसा कलेक्ट करते हो। तो मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स ऑब्लिक 360 दिन, ऐसे ही बोल सकता हूं भाई। मान लो मैंने कहा टर्नओवर रेशियो मेरा 4 टाइम्स है, भाई उल्टा दोनों वैलिड होगा ना। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि मान लो डेटर का टर्नओवर रेशियो मेरा 2 टाइम्स है, मतलब साल में डेटर कितनी बार रोटेट होते हैं? मतलब बोलो कलेक्शन पीरियड कितना है मेरा? मतलब अगर साल में 2 बार डेटर रोटेट हो रहे तो मैं कितने कितने टाइम में डेटर से कलेक्ट कर रहा हूँ? 6 6 महीने में। तो फॉर्मूला तो ये हुआ ना भाई, 12/2 करोगे तो 6 महीने, और इसको इधर लाओगे तो टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। अब मान लो मैंने कहा मेरा डेटर का टर्नओवर रेशियो 12 बार है, इसका मतलब मैं डेटर साल में कितनी बार घुमा देता हूं? मतलब डेटर रोटेट 12 बार होते हैं ना मेरे साल में भाई। टर्नओवर रेशियो 12 टाइम है, मतलब क्या है कि मेरे डेटर साल में 12 बार रोटेट होते हैं। मतलब बोलो मैं कितने कितने टाइम में कलेक्शन करता हूँ? एक एक महीने में। यस और नो? मैंने बोला मेरा टर्नओवर रेशियो लेट से 24 टाइम्स है, मतलब हर 15 15 दिन में डेटर से कलेक्शन करता हूं मैं। मतलब फास्ट मूविंग डेटर से मेरे बिजनेस के। और मैंने कहा लेट से मेरा टर्नओवर रेशियो 1 टाइम है, एक बार 12 महीने कलेक्शन पीरियड है मेरा।
तो एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, 12 मंथ ऑब्लिक 3 अपॉन DTR, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में ये वाला फॉर्मूला लिखना, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12 मंथ ऑब्लिक 360 डेज अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 12 मंथ ऑब्लिक 360 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसके अंदर कुछ नई चीज नहीं है बताने की। और ये भी पता होगा तुमको कि डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, तो इजी है। देखो मैं बिल्कुल जीरो वाली हर चीज आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, मतलब आपको क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट में आपको स्टार्टिंग में नोट कर रहा हूँ, ताकि आप कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स में सब कुछ सिस्टमेटिक लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब आप जब भी रिवीजन करोगे आपको सिर्फ एक बार ये पढ़ना और क्वेश्चन देखना है, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे इसके अंदर। अब मान लो मैंने ऐसा बोला, सब लोग ध्यान से सुनना। मान लो मैंने ऐसा बोला, बोलो इसका मतलब क्या हुआ। आप बोलोगे सर अभी आपने बताया 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट कितने दिन में करा, वरना कितने दिन अलाउड है। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, ये क्रेडिट टर्म्स है मेरे, ये क्रेडिट टर्म्स है, और मैं ऐसा बोलता हूं कि 20% कस्टमर डिस्काउंट अवेल करते हैं। 20% कस्टमर क्या करते हैं बच्चों, डिस्काउंट अवेल करते हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात, मैंने बोला ये मेरा क्रेडिट टर्म्स है, और इसमें मैंने ये बोला कि 20% कस्टमर डिस्काउंट अवेल करते हैं। मतलब बोलो कितने लोग डिस्काउंट अवेल नहीं करते हैं, 80%। अब बोलोगे सर 20% अवेल करते हैं मतलब कितने लोग नहीं करते हैं, मतलब बोलो ये 80% डिस्काउंट वाले नहीं है, तो बोलो ये 80% कितने दिन में पेमेंट करते हैं मेरे को, और ये 20% कितने दिन में पेमेंट करते हैं बच्चों, है ना। कि सर वो 20% 10 दिन में करते हैं, 60% कितने दिन, 80% कितने दिन में करते हैं। अब मैं बोलूं मेरे को एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो आप बोलोगे सर 20% लोग तो कितने दिन में पे कर देते हैं आपको, और 60 दिन में कितने लोग पे कर रहे हैं आपको। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो गया, 2 प्लस, मतलब आपका एवरेज कलेक्शन कितने दिन में होता है। समझे मेरी बात को भाई। मैं बोल रहा हूं मेरा कस्टमर को मैंने क्रेडिट टर्म ऐसे दिया 2/10 नेट 60, और 20% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। तो बताओ एवरेज मतलब एक, भाई एवरेज मतलब क्या होता है। आज जैसे मान लो मैंने कहा मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे मेरे को मान लो 15 दिन में पेमेंट करते हैं, कुछ बच्चे मान लो मेरे को 45 दिन में पेमेंट करते हैं, और कुछ बच्चे 60 दिन में करते हैं। अब मैं एवरेज निकालना चाहूँ, मैंने कहा एवरेज जनरली मेरा पैसा लेट से 35 डेज में आ जाता है। एवरेज मतलब क्या है, जल्दी और ज्यादा दोनों को मिला करके लगभग 35 दिन में पैसा रिकवरी हो जाता है मेरा। तो एवरेज मतलब क्या है, मैंने कहा 35 डेज में जनरली पैसा आ जाएगा मेरा। अब हो सकता है इसमें कोई 60 दिन में भी कर रहा है और कोई 10 दिन में भी कर रहा है, बट एवरेज मतलब एक फिगर है ना, आप अपने परसेंटेज निकाल रहे हो। अब हो सकता है मान लो किसी में 70 नंबर है, किसी में 90, आपने कहा मेरे परसेंट 85 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब में 85 नंबर है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, बट एवरेज मतलब क्या है कि जनरली 85 दिन में पेमेंट आ जाता है मेरा, या जनरली 85% आए मेरे। तो अब मैंने ऐसा बोला कि मेरा टर्म 2/10 नेट 60 है, और अब मैं ऐसा बोल रहा हूं 2/10 नेट 60 में 20% डिस्काउंट, लोग डिस्काउंट अवेल करते हैं। मतलब बोलो 20% लोग कितने दिन में पेमेंट कर देते हैं मेरे को, और बाकी 80% लोग कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं मेरे को। तो अगर मेरे को एवरेज पीरियड निकालना है, क्या जनरली पैसा कितने दिन में आ जाता है मेरे पास में, मतलब तो आप बोलोगे सर 20% लोग तो 10 दिन में कर रहे हैं, ये जल्दी कर रहे हैं, और बाकी 80% लोग कितने दिन में कर रहे हैं। तो ना तो 60 है ना 10 है, एवरेज कितना पैसा दिन, मतलब मेरा एवरेज कितने दिन पैसा ब्लॉक है, एक तरह से 50 दिन ब्लॉक है। वापस समझाऊं, क्लियर सबको।
अच्छा मान लो मैं ऐसा बोलता हूं 3/10 नेट 30, और मैंने बोला लेट से 25% कस्टमर डिस्काउंट अवेल करते हैं। अब 25% लोग डिस्काउंट अवेल करते हैं, मतलब बोलो कितने लोग नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे सर एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, 25% इंटू प्लस 75% इंटू ये एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। अब ये निकालोगे तो ये 2.5 प्लस, मतलब आपका एवरेज कितने दिन आ गया कि 25 दिन पैसा ब्लॉक रहता है। अब कुछ लोग जल्दी दे रहे, कुछ लोग बाद में दे रहे, बट एवरेज कितना हो गया मेरा 25 दिन। और डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है तो इस 25 दिन को बेस लेके निकाल लो कि अब अगर मैं 360 में क्या डिवाइड कर दूं तो ये मेरा डेटर का टर्नओवर रेशियो हो गया। इतनी बार डेटर साल में रोटेट होते हैं। वापस समझाऊं, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? तो ये पॉइंट और लिख दो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये लिख दिया आप लोगों ने फॉर्मूला, ठीक है? अब लिखो, एक एग्जांपल करके लिखना। ये एग्जांपल लिखा देता हूं मैं, देखो फॉर एग्जांपल इफ credit terms are given as 2/10 net 60, and it is given that 30% customer avails discount, then average collection period equals to 60 days, 3 plus 42 is the average collection period. 30% into 10 days plus 70% into 60 days, और इसमें लिखो फिर डेटर का टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू अगेन ये आपका टर्नओवर रेशियो है। बोलो समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ लेंगे, क्वेश्चंस बहुत फटाफट हो जाएंगे। फिर अपने मेन इसमें टाइम लगेगा, क्वेश्चंस फिर बहुत फटाफट हो जाएंगे आपके, ताकि बार बार क्वेश्चन में समझाना नहीं पड़ेगा मेरे को। अच्छा इसमें एक और केस अज्यूम करो लेट से इसी ऊपर वाले केस में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थे, सुना एक बार ध्यान से, 5,000, और सेलिंग प्राइस 20 रुपए थी। यूनिट कितने बेचे अपन ने? 5,000, और सेलिंग प्राइस कितनी है? मैं आपको बोलता हूँ कैश डिस्काउंट निकालो, तो आप कैश डिस्काउंट कैसे निकालोगे बताओ? टोटल सेल कितने की है, ठीक है? अब बताओ 1 लाख रुपए की सेल है, कितना कैश डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग? टर्म पे देखो, 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो क्या मेरे को बताओ, सुनना ध्यान से, क्या 5,000 इंटू 20 इंटू 2% करूं मैं? कुछ लोग तो, सबको थोड़ा मिला डिस्काउंट। अगर 5,000 इंटू 20 इंटू 2% करोगे, मतलब आपने मान लिया सबको डिस्काउंट दे रहे हो। तो मेरे को एक बात बताओ, 5,000 इंटू 20 कितने लोग डिस्काउंट अवेल करने वाले आपके? बोल रहे हैं ना, 30% लोग डिस्काउंट अवेल करते हैं। और कितना डिस्काउंट है, समझ में आया? तो 5,000, 1 लाख, 1 लाख का 30%, 30,000, और इंटू 2%, मतलब ये आपका कैश डिस्काउंट का अमाउंट है। बोलो आई बात समझ में? क्योंकि कॉस्ट में कैश डिस्काउंट भी है, आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी तो कॉस्ट है आपकी। इसी एग्जांपल में ऐड कर देना, अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 5,000, सेलिंग प्राइस 20, तो कैश डिस्काउंट कितना होगा? ये तो टोटल सेल है, ये जो लोग डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं और जितना डिस्काउंट दिया हमने। बोलो समझ में आया? एंड दिस इज योर कॉस्ट।
ये 600 रुपये आपकी कॉस्ट है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो एक बार क्विक वे में अपन पूरा जो अपन ने पढ़ा एक बार फटाफट नजर डाल देते हैं। देखो डेटर मैनेजमेंट क्या होता है? जिनको सामान उधार बेचा। डेटर मैनेजमेंट मतलब क्या है? अपने को क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करना है कि किस डेटर को कितना क्रेडिट देना है। अपने को क्वेश्चन में क्या होगा, अलग अलग क्रेडिट पॉलिसी गिवन होगी, बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करनी है। क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करते टाइम 3 फैक्टर कंसिडर करने हैं, बैड डेट, कलेक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है इन्वेस्टमेंट में। क्रेडिट पॉलिसी जनरली लिखने का तरीका ये होता है। अब बोलो इसका मतलब क्या है? 2/10 नेट 60 मतलब 2% डिस्काउंट, अगर पेमेंट कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में, वरना क्रेडिट पीरियड अलाउ कितना है? 60 दिन। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कितना पैसा लगता है अपने को पैसे को रिकवरी करने में। एवरेज कलेक्शन पीरियड मान लो 1 महीना है, मतलब टर्नओवर रेशियो अपना 12 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बता दिया एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर मान लो 25% लोग डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बदल जाएगा अपना। 25% लोग 10 दिन में दे रहे हैं, 75% लोग 30 दिन में दे रहे हैं, तो एवरेज इज 25 डेज। और ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।